दोस्तों, मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी मुहाजिर। ये बात है 3 मई सन 1999 की, जब विनोद भारती साहब कश्मीर में पोस्टेड थे और अचानक से उनको खबर मिली कि करगिल पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया है। वो पहाड़ी के ऊपर से भारत की फौज पर हमला कर रहे हैं। मेजर विनोद साहब की टुकड़ी कारगिल की तरफ बढ़ चली। उस वक्त विनोद साहब की टीम में शहजाद नाम का एक लड़का था, जिसमें विनोद साहब ने करीब से देशभक्ति का जज्बा, जुनून और पागलपन देखा। वैसे देशभक्त तो भारत के सभी फौजी जवान होते हैं, लेकिन उसके अंदर का जज्बा कुछ अलग ही था। न जाने कौन सी सनक सवार थी शहजाद के सर पर। मर मिटने की, देश के लिए, हिंदुस्तान की सरजमी के लिए उसके दिल में पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही नफरत थी। खैर, मेजर विनोद साहब करगिल पोस्ट के करीब पहुंचे। एक फौजी होने के बावजूद भी उनके सामने रूह कपाने वाला मंजर था। हर पल बस उनकी फौज के सैनिक शहीद हुए जा रहे थे। कभी घायल फौजी तो कभी शहीद फौजियों के शरीर हर पल उनके सामने से गुजर रहे थे। वैसे तो दुश्मन भारत की फौज से लाखों गुना कमजोर था, लेकिन ऊंचाई का फायदा उठाकर वो लगातार भारत के जाबाज फौजियों पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन पीछे हटना या हार मानना तो भारत की फौज के खून में ही नहीं है। वो इस देश की मिट्टी के लिए अपना सर कटा सकते हैं। विनोद साहब को शहजाद के देशभक्ति के पागलपन का उस दिन और अंदाजा हुआ, जब वो बिना विनोद साहब के ऑर्डर के दुश्मनों पर गोलियां बरसाता आगे बढ़ चला। पीछे पीछे विनोद साहब की टुकड़ी के फौजी भी चल दिए। शाम होने को आई, लेकिन शहजाद अपने मोर्चे पर डटा रहा। वैसे तो भारत की पूरी फौज उस दिन अपने पोस्ट पे थी। रात ढलने वाली थी और सेना लगातार पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। कुछ दिन ऐसे गुजर गए। इन दिनों शहजाद का देशभक्ति वाला जज्बा पूरी भारत की फौज के लिए एक मिसाल बन गया था। इस बीच अचानक से 7 मई को विनोद भारती साहब को उनके वायरलेस पर खबर आई। हेलो चार्ली, कमिंग टू चार्ली। शहजाद असल में पाकिस्तानी है सर, और गैर कानूनी तौर पर भारत में रह रहा था, यहाँ तक कि वो भारत की फौज तक में शामिल हो गया। ये बात विनोद भारती साहब के लिए यकीन करने लायक नहीं थी, लेकिन ऑर्डर ऊपर से था। जाहिर बात है कि जरूर इंक्वायरी तो करनी होगी। एक तरफ पूरी भारत की फौज जहां शहजाद की बहादुरी से कायल थे, तो दूसरी तरफ अब विनोद भारती साहब के दिल में काफी हद तक शक घर करने लगा। कहीं यह शहजाद पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। लेकिन फिर भी उनका दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। विनोद भारती साहब को ऊपर से ऑर्डर था कि वो शहजाद को जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में भारत सरकार के हवाले करें। फौजी और पक्के देशभक्त तो विनोद भारती भी थे। गुस्सा उनको भी हद से ज्यादा आया हुआ था। वो अपनी चौकी से निकलकर शहजाद जहां पे दुश्मनों से मुकाबला कर रहा था, वहां उसे पकड़ने गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा शहजाद अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तानी फौज से लोहा ले रहा है। पाकिस्तानी फौज ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन वो बड़ी बहादुरी के साथ एक एक पाकिस्तानी फौजी को मार रहा था। जब शहजाद दुश्मनों को धूल चटाता हुआ आगे बढ़ रहा था, ये देखकर विनोद भारती साहब का दिमाग एक बार फिर हैरत में पड़ गया। उनका दिलो दिमाग सुन्न हो चुका था। फिर भी मेजर विनोद भारती साहब उसके करीब गए। उन्होंने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, अचानक जोरदार धक्का देकर विनोद भारती साहब को उसने गिरा दिया। कुछ पलों के लिए विनोद भारती साहब की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कुछ देर बाद मेजर साहब ने अपने होश को संभालते हुए शहजाद को फिर से पकड़ने की कोशिश की। तभी उन्होंने देखा कि अचानक गोलियां शहजाद के सीने के आर पार हो रही थी
पाकिस्तानी फौजियों ने शहजाद का सीना छलनी कर दिया था। शहजाद इसके बाद भी अपनी बंदूक से पाकिस्तानी फौजियों को मार रहा था। शहजाद ने मुस्कुराते हुए विनोद साहब को देखा और फ्लाइंग किस देते हुए जमीन पर गिर गया। इतने में एक और पाकिस्तानी फौजी उसकी तरफ बढ़ा। शहजाद ने रेंगते हुए उसे भी मार गिराया। उसके बाद शहजाद ने आंखें बंद कर ली। इतने में उनके दूसरे साथी वहां पहुंचे और उन्होंने शहजाद को वहां से उठाकर गाड़ी में डालकर पास ही के आर्मी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। लेकिन विनोद भारती साहब ने उसके पाकिस्तानी होने का राज किसी को नहीं बताया। शहजाद बेहोश था। अस्पताल में पता चला कि उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। फिर भी उसका ऑपरेशन करके गोलियां निकाली गई। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसकी जान बचाई जा सके। शहजाद के ऑपरेशन के एक आध दिन बाद उसको होश भी आ गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी रही। जब उसको होश आया तब डॉक्टरों ने विनोद भारती साहब को फोन करके इसके बारे में जानकारी दी। विनोद भारती साहब दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर उनको आईसीयू में ले गए, जहां शहजाद मौजूद था। विनोद भारती साहब ने उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरा। उसने अपना हाथ उठाकर विनोद साहब के हाथ को चूमना शुरू कर दिया। जरा से आंसू उस भारत के फौजी की आंखों में उतर आए थे, लेकिन फिर अचानक भारती साहब के जहन में ख्याल आया कि शहजाद पाकिस्तानी है। उन्होंने तपाक से पूछा, क्या हाल है शहजाद और पाकिस्तानी? शहजाद एकदम से चौंक उठा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी तबीयत उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी उसने मेजर विनोद भारती साहब को एक पेपर और पेन मांगने का इशारा किया। विनोद भारती साहब ने पास में खड़े डॉक्टर को पेन और कॉपी लाने के लिए कहा। डॉक्टर पेन और पेपर के साथ वहां पहुंचा। विनोद भारती साहब ने कागज और पेन शहजाद की तरफ बढ़ाया। शहजाद ने कांपते हाथों से पेपर और पेन लिए और उस पर कुछ लिखकर विनोद भारती साहब को वापस दे दिया। विनोद भारती साहब उस कागज को अभी पढ़ते, तभी फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने विनोद भारती साहब को आनन फानन में बाहर जाने का इशारा किया। विनोद भारती साहब ने बिना उस कागज पर लिखे लफ्जों को देखे उसे फोल्ड कर अपनी जेब में रख लिया। शहजाद की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। विनोद भारती साहब उसके पास रहकर उसको हौसला देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने विनोद भारती साहब को बाहर जाने का इशारा किया था। विनोद भारती साहब खामोशी से वहां से बाहर चले गए। उसके बाद डॉक्टर वहां मौजूद दूसरे नर्सिंग स्टाफ के साथ शहजाद को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि कुछ ही घंटों बाद शहजाद शहीद हो गया। शहजाद तो चला गया, लेकिन विनोद भारती साहब के लिए छोड़ गया एक अनसुलझा राज, जिसने उनको अजीब कश्मकश में डाल रखा था। हर पल भारती साहब बेचैन थे। शहजाद ने भारती साहब को एक कागज का टुकड़ा दिया था, जिसे अभी तक उन्होंने खोलकर देखा नहीं था। शायद उनका ध्यान अभी तक उस तरफ गया ही नहीं था। शहजाद के जाने के बाद अब बारी थी उसके मृत शरीर को उसके घर वालों को सौंपने की। तो शहजाद के फौज में भर्ती होते वक्त दिए गए नंबरों पर कॉल्स लगाई गई, जहां से अस्थायी रूप से सेवा से बाहर होने का संदेश लगातार आ रहा था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है। ये बात सन 1999 की है। उस दौर में मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, सिर्फ लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। रिकॉर्ड में दिए गए नंबरों से साफ जाहिर हो रहा था कि यह नंबर जयपुर के थे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया था कि शहजाद के परिवार तक सूचना पहुंचाई जाए तो कैसे? उन नंबरों के अलावा कोई दूसरा तरीका तो था नहीं।
सवाल अब शहजाद के ऊपर चल रही जांच का भी था, जिसकी रिपोर्ट भी जल्दी बनाकर विनोद भारती साहब को दिल्ली सबमिट करनी थी। विनोद भारती साहब इस परेशानी में उलझे अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़े थे। इतने में उनके स्टाफ एक जवान ने आकर उनको सलूट करते हुए कहा, सर, शहजाद के परिवार का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में अब हमको उनकी अंतिम क्रियाएं करनी होंगी। विनोद भारती साहब ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गए। परेशानी में उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट निकालना चाही, तो अचानक उनके हाथ में शहजाद का दिया हुआ वो आखिरी कागज लग गया। एक झटके में उनको याद भी आ गया कि शहजाद ने उन्हें आखिरी वक्त में वो कागज दिया था। जेब से उस कागज को निकालकर विनोद भारती साहब ने खोलकर देखा। उस पर किसी लैंडलाइन फोन के नंबर लिखे हुए थे। लैंडलाइन नंबर के पहले लिखे कोड से साफ जाहिर था कि यह नंबर जोधपुर, राजस्थान के हैं। विनोद भारती साहब सीधे अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे और अपने लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाकर अपने ऑपरेटर से शहजाद के दिए हुए नंबर पर फोन लगाने को कहा। सामने से एक बूढ़े आदमी की कपकपाती हुई आवाज आई, हेलो, कौन? विनोद भारती साहब फिर से किसी सोच में पड़ गए। उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतने में सामने से फिर से उस बूढ़े आदमी ने पूछा, कौन बोल रहा है? किससे बात करना चाहते हैं आप? वो शायद शहजाद के पिता थे। विनोद भारती साहब ने इस बार हिम्मत करके बोला, जी, मुझे शहजाद ने आपका नंबर दिया है। उस बूढ़े ने कहा, आप मेजर विनोद भारती जी बोल रहे हैं ना? एक और झटका लगा विनोद भारती साहब को कि आखिर ये उनका नाम कैसे जानते हैं। अभी विनोद भारती साहब उससे ये सवाल पूछने ही वाले थे कि अचानक उसने कहा, शहजाद आपकी बहुत इज्जत किया करता था। विनोद भारती साहब बोले, हाँ, वो बहुत ही जाबाज और मेहनती जवान थे। ये शब्द शहजाद के पिता के लिए किसी पत्थर से भी भारी थे। वो खामोश हो गए। उनके सिसकियों ने विनोद भारती साहब को साफ अंदाजा दिला दिया कि वो रो रहे थे। एक गहरे सदमे में चले गए थे वो, लेकिन अपने दर्द को अभी खुलकर जाहिर नहीं कर रहे थे। विनोद भारती साहब फोन पे हेलो हेलो बोलते ही रह गए, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उधर से शहजाद के पिता ने कहा, क्या एक बदनसीब बाप को अपने बच्चे के आखिरी दीदार नसीब हो सकते हैं? मेजर विनोद भारती साहब ने कहा, जी सर। उसके बाद मेजर विनोद भारती साहब ने शहजाद के पिता को अपने करगिल के पास में ही मौजूद दरास आर्मी ऑफिस का पता दिया और फोन कट कर दिया। जैसा कि कारगिल की जंग अभी चल रही थी, मेजर विनोद भारती साहब अपने मोर्चे पर खड़े रहते थे और कुछ दिन यूं ही गुजर गए। चंद रोज बाद जब मेजर विनोद भारती साहब कारगिल से दरास ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा एक 70 साल का बूढ़ा आदमी उनके ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठा था। मेजर विनोद भारती साहब ने उनको पहचाना नहीं। वो सीधा ऑफिस में अंदर चले गए। विनोद भारती साहब के अंदर जाने के कुछ लम्हों के बाद एक ऑफिसर ने उनको बताया, सर, शहीद ऑफिसर शहजाद के पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। विनोद भारती साहब ने उस ऑफिसर से शहजाद के पिताजी को अंदर भेजने को कहा। एक हाथ में लाठी और दूसरे में तस्बीह यानी खुदा का नाम जपने की माला थी। ऑफिसर उनको अपने हाथों का सहारा देकर ऑफिस के अंदर ले आया। विनोद भारती साहब को देखकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े। विनोद साहब भी अपनी कुर्सी से उठ गए और उनके पास गए। उनको ऑफिस में कुर्सी पर बैठने के लिए सहारा दिया। विनोद भारती साहब ने दूसरे ऑफिसर से चाय और पानी लाने के लिए कहा। वो बाहर चला गया।
विनोद भारती साहब अभी कुछ कह पाते, इतने में उन्होंने देखा कि शहजाद के पिता की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिनको वो अपने कंधों पर रखे गमछे से बार बार साफ कर रहे थे। यह मेजर विनोद भारती साहब को भी कमजोर कर रहा था। आंसू तो उनकी भी आंखों से आना चाहते थे, लेकिन क्या है ना, वो फौजी हैं। उन्हें अपने जज्बातों और एहसासों पर काबू करना अच्छे से आता था, लेकिन उस बूढ़े बाप के सामने खुद को वो लाचार समझ रहे थे, क्योंकि जिस शहजाद ने विनोद भारती साहब की जान बचाई थी, जिसने भारत देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उसी पर विनोद भारती साहब को इंक्वायरी भी करनी थी। दोनों काफी देर आमने सामने बैठे रहे, लेकिन एक दूसरे से बोलने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। इतने में वो ऑफिसर चाय और पानी का गिलास लेकर आया। कांपते हाथों से शहजाद के पिता ने चाय का कप उठाया, लेकिन थी तो बस खामोशी। चाय पीने के कुछ पलों बाद विनोद भारती साहब अपनी जगह से उठे और शहजाद के पिता के पास गए। वो भी अपनी जगह से कांपते हुए उठे और विनोद भारती साहब को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके अंदर आंसुओं के सैलाब उमड़ रहे थे, जिसको देखकर इस बार विनोद भारती साहब भी खुद को रोक न पाए। उनकी आंखें भी छलक आई। विनोद भारती साहब ने अपनी टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर उन्हें दिया और फिर उनको दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश करने लगे।